Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you reaction mechanism part from chapter 12 of 11th standard chemistry, chapter GOC. In this reaction mechanism, we will discuss factors affecting electron density on substrate or attracting reagent. So we have discussed there are 6 factors mainly which affect. So we have discussed inductive effect, electromagnetic effect, resonance, hyperconjugation we have discussed. In hyperconjugation, we have discussed all the explanations required for hyperconjugation. This lecture we are going to start applications of hyperconjugation. तो hyperconjugation जो इफेक्ट है उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं? पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन. चलो, सो स्टार्ट. CH3 CH H CH2 पॉजिटिव. एक तो ये हो गया कार्बोकेटायन. अब हम ये देखते हैं कि इस कार्बोकेटायन को हाइपरकंजुगेशन कैसे स्टेबलाइज करता है. तो व्हाट इज हाइपरकंजुगेशन? अल्फा CH बॉन्ड का कंजुगेशन. तो ये हो गया कार्बोकेटायन. इसको मैं बोलता हूं फंक्शनल ग्रुप और ये नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्फा कार्बन, और ये हो गया अल्फा CH. तो अब ये अल्फा CH यहां से यहां जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. जब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. ये बन गया. अब वैसे तो दोनों अल्फा H एक जैसे हैं, लेकिन सीखने के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर 1 और 2. तो ये वाला कब बना? जब H1 लूज किया गया. ऐसे ही अगर H2 लूज किया जाए तब क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तब हो क्या रहा है कि हाइपरकंजुगेशन कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कैसे कर रहा है कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है? कार्बोकेटायन अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है. बस चार्ज नहीं होता तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होता, मैं भी ना होता, राइट? तो पूरे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो तो पॉजिटिव वजह से हो रहे हैं. अब जब हाइपरकंजुगेशन हो रहा है तो हाइपरकंजुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव बॉन्ड, देखो यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव नहीं है, तो हाइपरकंजुगेशन की वजह से पॉजिटिव भी है ना? तो जब पॉजिटिव इज गॉन तो फिर उसका जो रिएक्टिविटी था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव था तो रिएक्टिविटी कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया. तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके हाइपरकंजुगेशन कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है. अब इस पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स. कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिव structures is equal to number of alpha H. Number of hyperconjugative structure proportional stability
ऑफ कार्बोकेटाइन। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही ज्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें कि कार्बन पे पॉजिटिव नहीं है। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उन स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of स्टेबिलिटी। ये कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिटेल्स में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अरेंज करते हैं। ए CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव। तो हमने अभी तक में देखा कि जितनी ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, क्योंकि उतना ही ज्यादा अल्कीन्स बनेंगे जिनमें कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऑप्शन ए हो गया। अब ऑप्शन बी CH3 CH3 H पॉजिटिव। ऑप्शन सी HC H H। ऑप्शन डी CH3 CH2। तो हमें देखना है कि ABCD में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है और सबसे कम स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। तो सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा अल्फा H उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। लिखते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अल्फा कार्बन। तो हमें यहां पे मिल रहा है अल्फा H इक्वल टू 9। जितने अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा H। इसमें कितने हैं अल्फा अल्फा 6 अल्फा H। इसमें कितने हैं, इसमें अल्फा H है ही नहीं है, 0 अल्फा H। इसमें कितने हैं, यही अल्फा है, तो हमारे पास हो गया 3 अल्फा H। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहले लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A 9 अल्फा H है। फिर उसके बाद 6 अल्फा H है, मतलब B। फिर उसके बाद 3 अल्फा H है, मतलब D। और सबसे कम स्टेबल है C, जिसमें 0 अल्फा H है। इस तरह से हमें हाइपर कंजुगेशन ने बताया कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, अब ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्कीन अनस्टेबल क्यों है, अल्कीन के स्टेबिलिटी की बात क्यों करनी पड़ती है, अल्कीन अनस्टेबल क्यों है। तो अल्कीन्स आर अनस्टेबल और जब मैं कहता हूं अनस्टेबल तो मेरा मतलब है रिएक्टिव। अनस्टेबल और रिएक्टिव
ड्यू टू पाई बॉन्ड। अब इसको स्टेबल कैसे करेंगे? अनस्टेबल का जो रीजन है उसको ही खत्म कर देंगे। अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, हम पाई बॉन्ड को खत्म कर देंगे। चलो, तो अल्कीन्स आर अनस्टेबल ड्यू टू पाई बॉन्ड। अब हाइपर कंजुगेशन in alkene, CH3CH डबल बॉन्ड CH। कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन में दो हेड वाला, दोनों साइड एरो वाला, हेड वाला एरो लगाते हैं। अब इसको हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इसमें कैसे होगा। तो CH। अब ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यहां पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे जाएगा, तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, राइट। तो जो पाई बॉन्ड यहां पे था, जब जिस टाइम पे कोई पाई बॉन्ड पे अटैक यहां पे करने आएगा, उस टाइम पे पाई बॉन्ड यहां पहुंच गया, लुका छुपी हाइड एंड सीक खेल रहा है पाई बॉन्ड। जिस टाइम कोई यहां पे पाई बॉन्ड पे अटैक करने जाएगा, उस टाइम पाई बॉन्ड यहां पे भाग गया, इन दोनों के बीच में। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। ये तो कब बना है? ये बना है H1 से। अब H2 ले लेते हैं, CH3 अब हमने निकाल दिया H1, हमने निकाला H1, H2 निकाल दिया हमने, तब कौन सा बन जाएगा? CH3 H1 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब हमने निकाल दिया इसमें से कौन सा? इसमें से निकाल दिया हमने H3 निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH1 H2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो 3 अल्फा H थे, 3 अल्फा H थे, तो 3 बार 3 अल्फा H की वजह से 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बने, और 3 बार ये पाई बॉन्ड हाइड एंड सीक कर सकता है। किससे? जो पाई बॉन्ड पे अटैक करने आए उससे, ठीक है। तो जैसे हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था यहां पे, वैसे ही जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा ये हाइड एंड सीक कर पाएगा, राइट। तो अब इसी के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। राइट, जितने ज्यादा अल्फा H उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, उतना ज्यादा हाइड एंड सीक, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरेंज द following alkenes in the order of स्टेबिलिटी। एग्जाम में आ जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो परेशानी होने का कि सर ने तो स्टेबिलिटी पढ़ाया था, उल्टा कर देने का, तो मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3
CH3, ऑप्शन C CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, now come to option D, option D, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और हमको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है प्रीवियस इलेक्ट्रॉन का कि जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा ये पाई बॉन्ड हाइड एंड सीक कर पाएगा, ठीक है। तो कभी इस H की वजह से ये वाला बना दिया, कभी इस H की वजह से ये वाला बना दिया, कभी इस H की वजह से ये वाला बना दिया। जितने ज्यादा अल्फा H, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर उतना ज्यादा पाई बॉन्ड का हाइड एंड सीक, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, राइट। चलो तो अल्फा H लिख देते हैं। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा। कितने अल्फा H हैं? यहां पे हमको मिल रहे हैं 3 अल्फा H। अब यहां पे कितने हैं? यहां पे है हमारे पास 3 3 6 अल्फा H, यहां पे 9 अल्फा H और यहां पे 12 अल्फा H। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, राइट। तो अरेंज कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा अल्फा H है C में, C मोर देन 9 अल्फा H मतलब B मोर देन 6 अल्फा H मतलब A मोर देन 3 अल्फा H मतलब D। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ hyperconjugative structures, right? Stability of alkene. Third, plus M effect. प्लस M इफेक्ट भी कई बार अल्कीन हाइपरकंजुगेशन की वजह से हो सकता है। प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इज प्लस M? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, नया टर्म है। तो प्लस M इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये है प्लस M इफेक्ट, राइट। इसका डिटेल्स नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, तो हम वहां पढ़ेंगे इसका डिटेल्स कि व्हाट इज प्लस M इफेक्ट। और जहां पे देखना है हमें कि हाइपर कंजुगेशन में प्लस M इफेक्ट का क्या रोल है। चलिए, तो फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे प्लस M इफेक्ट। अभी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हम ये बता रहा है कि हाइपर कंजुगेशन का रोल क्या है, राइट, प्लस M में। अब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, राइट। एक्चुअली में हमारा कंसर्न तो सिर्फ C डबल बॉन्ड C से है, पूरा बेंजीन रिंग्स हमें कंसर्न नहीं है एज फॉर एज हाइपर कंजुगेशन कंसर्न। तो ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन। तो जैसे अभी पहले देखा हमने अल्फा कार्बन कैसे करता है कंजुगेशन, बस वही यहाँ पे करना है। तो ये आया पाई बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बना,
डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आ गया नेगेटिव ये और ये। तो क्या हुआ यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जा रहा है, बेंजीन रिंग में जा रहा है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन रिंग में जाना उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने 4 इफेक्ट पढ़ लिए, राइट। फोर्थ था हमारा हाइपर कंजुगेशन। अब इफेक्ट नंबर 5। इफेक्ट नंबर 5, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन डिफाइन कैसे करेंगे इसको? हमने हाइपर कंजुगेशन कैसे डिफाइन किया था? हमने हाइपर कंजुगेशन डिफाइन किया था कि सिग्मा बॉन्ड बिकम पाई बॉन्ड, राइट, या कि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई कंजुगेशन, या कि सिग्मा और एलपी कंजुगेशन, राइट। अब उल्टा हो जाए, पाई और सिग्मा कंजुगेशन, या कि फिर एलपी और सिग्मा कंजुगेशन। इन conjugation in hyperconjugation sigma CH bond is in sigma CH bond goes in पायस्टेरिक बॉन्ड में। ये क्या हो गया? ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। पायस्टेरिक बॉन्ड कह दिया मतलब पाई और पायस्टेरिक, मतलब हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पूरा अलग कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इन हाइपर कंजुगेशन सिग्मा CH बॉन्ड गोज इन पाई एस्टेरिक बॉन्ड। whereas in negative hyperconjugation pi bond और LP on p orbital goes in sigma asterisk orbital of neighboring, I mean alpha atom। तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक्चुअल है। यही एक्चुअल डेफिनेशन है नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन की। कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसका रास्ता है मेरे पास, इसका शॉर्टकट है। मैंने आपको एक्चुअल डेफिनेशन, ब्रांडेड डेफिनेशन आपको मैंने सिखा दी, राइट। अब हम आते हैं अपने शॉर्टकट पे। हाइपरकंजुगेशन सिग्मा CH सिग्मा
bond becomes pi bond. What is in hyperconjugation? CS सिग्मा बॉन्ड मूव करता है, राइट, और बन जाता है पाई बॉन्ड. नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन एग्जांपल लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा. नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन पाई बॉन्ड और LP on p orbital moves to alpha atom. यहां पे क्या था? CS सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है. यहां पे क्या मूव कर रहा है? या तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, ठीक है, या तो LP मूव कर रहा है. कहां पे? टू अल्फा एटम, राइट. एग्जांपल देखेंगे, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा. ये स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सीख लिया, समझ लिया, याद कर लो तो वेरी गुड, नहीं तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इनफ है. यहाँ पे CS सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है और यहाँ उसका उल्टा हो रहा है. क्या उल्टा हो रहा है? यहाँ पे LP या कि पाई बॉन्ड मूव कर रहा है. चलो, come to next. For example, C F F F CH2 नेगेटिव. हमारे पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है, आयन है, राइट. अब इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है? इसमें ये नेगेटिव का मतलब होता है LP, यहां पे आएगा और F नेगेटिव बाहर निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा? CF2 डबल बॉन्ड CH2, राइट. तो LP मूव कर रहा है. इन हाइपरकंजुगेशन CS सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा था, यहां पे LP मूव कर रहा है. और एक और शॉर्टकट, यहां पे लागू है, हर जगह लागू नहीं हो रहा है. हाइपरकंजुगेशन में H+ बाहर निकल रहा था, यहाँ पे F नेगेटिव बाहर निकल रहा है, प्लस F नेगेटिव. वन एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं अपन नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन का. एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, Cl. अब इसमें होगा नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन. ये पाई बॉन्ड यहां पे गया और ये Cl- बाहर निकल गया. तो क्या बना? Cl और जहां से पाई बॉन्ड गया वहां पे आ गया पॉजिटिव, और साथ में क्या बन गया? प्लस Cl-. ये भी क्या है? ये भी नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन है, राइट. तो नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन में या तो पाई बॉन्ड मूव करता है, या तो यहां पे पाई बॉन्ड मूव किया, LP मूव्स, और यहां पे क्या है? पाई बॉन्ड मूव्स. तो LP और पाई बॉन्ड दोनों हमारे कैटेगरी में थे, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया, राइट. अभी आते हैं नेक्स्ट पे. चलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट. तो जब हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था तब आपसे बात की थी कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक नहीं है.
रेजोनेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होती है, तो हम मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करना होता है वो भी देखा था। केवल डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करके ही बना सकते थे, वो हमारे कंडीशन था वहां पे। तो वो है रेजोनेंस, ड्राइंग मोर देन वन स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं उसमें क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ रूल्स थे वहां पे, ठीक है। अब ना व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? तो डेवलपमेंट ऑफ polarity in the molecule due to movement of depth is known as mesomeric effect. Development of polarity in the molecule due to movement of depth is known as mesomeric effect. तो यहां एकदम अलग है, यहां रेजोनेंस वाली बात ही नहीं है, मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, किसकी वजह से? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डेप्थ। और डेप्थ का मूवमेंट क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। कब होगा ये? इन प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन होगा तभी मूवमेंट होगा डेप्थ का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये NO2, बेसिक में स्टार्ट करते हैं, इजी वाले में स्टार्ट करते हैं, वो NO2 बहुत टफ हो जाएगा। तो हमने लिया फिनॉल, राइट। अब फिनॉल में क्या मेसोमेरिक इफेक्ट है? क्या पोलैरिटी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेप्थ? LP बना BP और BP बना LP, सो LP बिकम BP एंड BP बिकम LP। ये हमारा बहुत फेवरेट सॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, जब हम ये इफेक्ट पढ़ रहे हैं उस टाइम पे। डबल हेड एरो, चलो तो जो इफेक्ट एरो से दिखाया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड O, अब क्योंकि O से 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो डेटिव बॉन्ड मानेंगे इसको। तो डेटिव बॉन्ड जब बनता है तो डोनर पे आता है पॉजिटिव, एक LP अभी भी बाकी, और ये ऐसा बन गया स्ट्रक्चर, राइट। अगली बार फिर LP बिकम BP, ये हमारा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, LP बिकम BP एंड BP बिकम LP, राइट। तो क्या हमको मिलेगा स्ट्रक्चर? देखते हैं यहाँ पे O डबल बॉन्ड, फिर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर वापस से LP बिकम BP, BP बिकम LP, हमारा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, LP बिकम BP, BP बिकम LP, राइट। तो क्या बना यहाँ पे? डबल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, फिर से हमारा फेवरेट सॉन्ग LP बिकम BP, BP बिकम LP। तो अब हमें क्या मिलता है यहाँ पे? O सिंगल बॉन्ड। अच्छा, हर बार पॉजिटिव तो बना ही है ना, O पे तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, O पे गया पाई बॉन्ड तो O का पॉजिटिव जाता रहा, राइट। O भी है और पॉजिटिव भी है और H भी है,
राइट। चलो अब वापस यहाँ पे 2 LP आ गए और स्ट्रक्चर हमें ऐसा वाला मिल गया। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है पहले भी। अभी हमने मिथाइल टॉलुइन का भी डिस्कस किया, बेंजीन पे CH3 लगा कर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हुई है मॉलिक्यूल में। कैसे डेवलप हुई है, पहले यहाँ पे फिनॉल में पहले कोई चार्ज नहीं था, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, मतलब पोलैरिटी डेवलप हो गई। फुल यूनिट पॉजिटिव यहाँ, फुल यूनिट नेगेटिव यहाँ पे। इसमें क्या हुआ, वापस से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में फुल यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी मतलब 2 पोल्स, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो पॉजिटिव नेगेटिव का डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिलोकाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ये कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, तो ये था मेसोमेरिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग।